हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान का 4 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल तुम्हारे कितने अंक के होंगे। तो तुम्हारा 20 अंक का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला भाग है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी और तुम्हें सही ऑप्शन को चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यवाही शक्तियां किसके पास होती है। ऑप्शन ए पे राष्ट्रपति, बी पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सी पे सर्वोच्च न्यायालय, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का ही वास्तविक कार्यकाली शक्तियां होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे तुम्हें पूछा है, भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है। ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, सी केवल उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, डी केवल जिला न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका की संरचना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान झूम खेती करने वाले किसानों वाले आदिवासी समुदायों को पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए उन्हें प्रोत्साहन मिला, उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा और उन्हें अस्थायी रूप से बसने पर मजबूर किया गया। ऑप्शन सी उन्हें नए बाजार मिले, डी उनके प्रारंभिक अधिकारों की मान्यता दी गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान झूम खेती करने वाले आदिवासी समुदायों पर उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा और उन्हें अस्थायी रूप से बसने पर मजबूर किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों को संरक्षक बनाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में लागू किए गए वन कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए वनों का संरक्षण करना, बी आदिवासी समुदायों को वनों उत्पादन तक पहुंच प्रदान करना, सी वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना और राजस्व बढ़ाना, डी आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में लागू किए गए वन कानूनों का मुख्य उद्देश्य था कि वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना और राजस्व बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका राइट आंसर है भाग 3, जो कि तुम्हारा भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, भारत में कौन सा न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सत्र न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, ब्रिटिश शासन के दौरान दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन ए ब्रिटिश अधिकारी, बी आदिवासी नेता, सी बाहरी लोग जो आदिवासी का शोषण करते थे, डी आदिवासी विरोधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बाहरी लोग जो आदिवासी का शोषण करते थे उसे दीकू कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन है। ऑप्शन ए पे लोकसभा विधानसभा, बी राज्यसभा विधान परिषद,
सी लोकसभा राज्यसभा, डी विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संसद के दो सदन हैं, पहला लोकसभा दूसरा राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है भारत में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा किस न्यायालय द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए जिला न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत जनहित याचिका की अवधारणा लाई गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 1857 के विद्रोह में आदिवासी की भागीदारी का एक मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए ब्रिटिश का प्रसार, सी ईसाई धर्म का प्रभाव, सी वन कानूनों और भूमि व्यवस्था में बदलाव, डी नए व्यापार के अवसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन कानूनों और भूमि व्यवस्था में बदलाव आदिवासी का विद्रोह का मुख्य कारण था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारतीय संसदीय प्रणाली सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी संसद, डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद। संसद जो कि भारतीय संसदीय प्रणाली सरकार उसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए कानून बनाना, बी है तुम्हारा कानूनों को लागू करना, सी है कानून व्यवस्था करना और न्याय देना, डी कर एकत्र करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कानून व्यवस्था करना और न्याय देना, जो कि तुम्हारा कार्य है किसका, भारत के न्यायालय का मुख्य कार्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है ब्रिटिश उपनिवेश का आदिवासी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी, वे बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ गए और अक्सर ऋणग्रस्त में फंस गए। ऑप्शन सी उन्हें नए कृषि उपकरण मिले, डी पारंपरिक कलाओं का विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि तुम्हारा है वे बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ गए और अक्सर ऋणग्रस्त में फंस गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अब आते हैं भाग 2, जो कि तुम्हारा होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, जहाँ पे तुम्हें आंसर देनी होगी, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है वो है तुम्हारा संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है परिषद के सभी सदस्य अपने निर्णयों और कार्यों के लिए सामूहिक रूप से स्वतंत्र, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये हुआ तुम्हारा संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वह बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय दे सके। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अन्य अंग, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और कानूनों का शासन बने रहे। ये हुआ तुम्हारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण क्यों जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे,
जहाँ पे तुम्हें पूछा है ब्रिटिश उपनिवेशवाद में आदिवासी के जीवन शैली को कैसे प्रभावित किया। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने आदिवासी के जीवन शैली को कई तरह से प्रभावित किया। पहला है वन कानूनों में बदलाव। दूसरा पॉइंट है झूम खेती पर प्रतिबंध। झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे आदिवासी को अस्थायी कृषि अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। थर्ड पॉइंट है भूमि व्यवस्था में बदलाव। नई भूमि राजस्व व्यवस्था ने आदिवासी को उनके भूमि की देखभाल कर दिया गया, उन्होंने ऋणग्रस्त में धकेल दिया गया। ये हुई तुम्हारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने आदिवासी के जीवन शैली को कैसे प्रभावित किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेशों की संवैधानिक जांच करने का अधिकार है। यह कोई कानूनों या आदेश संविधान प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है जो न्यायालय उससे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है। तो ये हुआ तुम्हारा न्यायिक समीक्षा का अर्थ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है उपनिवेशवाद की परिभाषित कीजिए, यानी कि तुम्हें उपनिवेशवाद का परिभाषा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य कमजोर देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है और अक्सर उसके संसाधनों का शोषण करने और अपने हितों को साधने का उद्देश्य से। तो ये रहा तुम्हारा